रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म कैसे होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। ये है अर्थ और ये मान लेते हैं ये है मून। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये जो पर्सन है उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये पर्सन क्या कहेगा, ये पर्सन कहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। और क्यों कहेगा, क्योंकि इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए कहा ये रेस्ट में है। लेकिन वही वही जो मून पे कोई बैठा इंसान है, ठीक है, मून पे कोई बैठा इंसान है और वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। क्या है, मोशन में है। और ऐसा ही क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट उसके साथ में घूम रहा है, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट में लगा हुआ है और उसके साथ यहाँ पे घूम रहा है। तो इसी कारण से इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि वो मोशन में है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होता है। देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट इस पर्सन के लिए रेस्ट में हो गया और इस पर्सन के लिए मोशन में हो गया। एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पे अलग अलग पर्सन के लिए इसको पर्सन ना करके ऑब्जर्वर कहेंगे। ऑब्जर्वर, ठीक, ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में हो गया और इस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो गया। तो यही सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नीरज कुमार प्रजापति और हम आप सबको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो साइंस का जो सेक्शन है फिजिक्स, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि उनसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, उनसे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो समझ में नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो एकदम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यही जान लेते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स यहाँ पे क्या होता है, तो फिजिक्स में हम लोग जो नेचर है, ये नेचर किसी ना किसी सर्टेन लॉ के हिसाब से काम करता है और इसी लॉज को हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करें तो ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन लॉ को फॉलो कर रहा है और वो लॉ क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हवा में अगर लटका दे और उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक, तो हमारा जो नेचर है वो किसी ना किसी लॉ के हिसाब से, किसी ना किसी रूल के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है और इसी लॉ को हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक, तो अब फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में कुछ यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो नेचर के भी बारे में बात कर रहे थे। तो नेचर के अंदर यहाँ पे अलग अलग नेचर का कंपोनेंट है। जैसे ये मार्कर कंपोनेंट है, हम लोग इस नेचर के कंपोनेंट है। तो ये जो नेचर का जो कंपोनेंट है, अगर इस नेचर के कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक सोचे, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ सोचे, इसकी यहाँ पे विड्थ सोचे, तो ये जो मार्कर है इसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही मेरा भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा हाइट है, मेरा मास है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा और इस नेचर के अंदर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो जिस भी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको कह देंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी है, ये है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, या नेचर के जगह हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपोनेंट ऑफ नेचर कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी measured, which can be measured is called physical quantity. Characteristic of nature which can be measured is called physical quantity. ठीक, और कौन कौन सा हम लोग अभी बात किए थे कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक बात किए थे, ये क्या है, लेंथ है। तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। वैसे ही मेरा मास है, तो मास क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। हम बता सकते हैं कि मेरा मास 70 केजी है, 75 केजी है, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम टाइम भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, और भी यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गया, ये सारे हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर कर रहे हैं ना, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज चाहिए। जैसे हम लोग इसी मार्कर का लेंथ मेजर कर रहे हैं और हम कह दें कि इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इस मार्कर का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो चीज आ गया, एक 10 आ गया, एक सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10 क्या है, 10 ऑफकोर्स ये नंबर है। 10 क्या है, नंबर है, या इसी को हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक, और ये सीएम क्या है, सीएम है यूनिट। ठीक, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा है यूनिट। ठीक,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे हो गया, यूनिट हो गया। तो इसको चाहें तो अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको शॉर्ट में अगर PQ लिखें, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी ले लीजिए, जैसे मास, मेरा मास कितना है? मेरा मास है 70 केजी। मेरा मास यहाँ पे 70 केजी है, तो यहाँ पे 70 और केजी, 70 क्या हो गया? नंबर हो गया, और केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। अब जान लेते हैं कि ये यूनिट होता क्या है। यूनिट जो है वो होता क्या है? यूनिट क्या होता है? तो यूनिट को हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इतना जो लंबाई है, इतना लंबाई, इतने लंबाई को हम लोग मान लेते हैं कि इतना लंबाई 1 मीटर है। और ये लंबाई कैसे बना? 1 मीटर का लेंथ कैसे बना? हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मिलके, बहुत सारे लोगों के सहमति से हमने डिसाइड किया कि इतना जो लेंथ होगा, इतना लेंथ कल से 1 मीटर माना जाएगा। ठीक, और इसी लेंथ का इस्तेमाल करके हमको अगर फर्दर बड़े-बड़े मेजरमेंट करने हैं, जैसे 2 मीटर मेजर करना है, 3 मीटर मेजर करना है, तो इसी को हम लोग 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो 2 मीटर मेजर हो जाएगा, और 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो 3 मीटर यहाँ पे मेजर हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक मान लिया, हमने डिसाइड कर लिया। और ये कैसे डिसाइड हुआ है कि ये सारे लोगों के सहमति से डिसाइड हुआ है कि इतना जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और इसी लेंथ का इस्तेमाल करके हम लोग फर्दर 2 मीटर नापना हो, 3 मीटर नापना हो, 5 मीटर नापना हो, तो इसी का इस्तेमाल करके करेंगे। वैसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ले सकते हैं मेटल, और उस मेटल को क्या कह दें कि ये जो मेटल है ये 1 केजी है, इसको तुम लोग यहाँ पे 1 केजी मानोगे। और इसी 1 केजी का इस्तेमाल करके अगर हमको 5 केजी नापना हो तो इसको 5 बार इस्तेमाल करेंगे और 5 केजी मीटर हो जाएगा। ठीक, तो यूनिट क्या है? यूनिट यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ये स्टैंडर्ड माना गया है। सबसे पहले इसको 1 मीटर इतना मान लिया गया, 1 केजी इतना मान लिया गया। ठीक, और इसी को हम लोग बार-बार रिपीट करके यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। तो यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट है स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट which is used to measure physical quantity. तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट which is used to measure physical quantity. एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लेंथ जो है, जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया। वैसे ही अगर मास है तो मास का यूनिट क्या हो गया? केजी हो गया। टाइम का भी ले सकते हैं, टाइम का यूनिट क्या हो गया? टाइम का हो गया सेकंड। सेकंड, और इसको शॉर्ट में एस से दिखा देंगे। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिट हो जाएगा। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बता रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता रहा है कि ये जो यूनिट है वो कितना बार इस्तेमाल किया गया है। 10 सेंटीमीटर, तो 10 क्या बता रहा है कि ये जो सेंटीमीटर है वो 10 बार इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सब्जी वब्जी खरीदने जा रहे हैं, और हम पूछ दिए दुकानदार से कि मुझे 5 केजी यहाँ पे आलू दे दीजिए। 5 केजी हमको 5 केजी हमको चाहिए आलू। तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 5 केजी का अगर बाट नहीं हुआ, 1 केजी का बाट हुआ, तो वो क्या करेगा, 1 केजी का बाट निकालेगा, और उसी को क्या करेगा, 5 बार, उसी को 5 बार यहाँ पे नाप देगा, 1-1 केजी करके यहाँ पे नाप देगा। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे 5 केजी बन जाएगा। तो ये 5 बता क्या रहा है? 5 बता रहा है कि ये जो केजी है, केजी को कितना बार इस्तेमाल किया गया है? 1 बार इस्तेमाल किया गया है, 2 बार इस्तेमाल किया गया है, कि 3 बार इस्तेमाल किया गया है, कि 5 बार? 5 बार यहाँ पे केजी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तब यहाँ पे 5 केजी बना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता रहा है कि ये जो यूनिट है वो कितना बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ठीक। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेसिस पे, मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, किस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो जाएगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक, क्या हो जाएगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स हम लोग लिख सकते हैं, और इसी का जो प्रोडक्ट है, इसी के प्रोडक्ट को हम लोग मैग्नीट्यूड भी कह देते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दोनों को प्रोडक्ट को हम लोग साथ में मैग्नीट्यूड कहेंगे। अब आ जाते हैं इस पे। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी चाहिए। ठीक, और इन दोनों को अगर एक साथ कहें तो कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा लेंथ, मास, स्पीड, ठीक है, टाइम, ये सारे क्या हो गए? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब आ जाते हैं वेक्टर पे। तो वेक्टर जो है, इधर लिख लेते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या होते हैं? तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो चाहिए, यूनिट भी चाहिए, लेकिन इन दोनों के अलावा एक और चीज चाहिए, डायरेक्शन। ठीक है, और इन दोनों को अगर क्लब करके बात करें तो इन दोनों को क्लब करके कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कह देंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इटीसी। ठीक है, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाते हैं कि थोड़ा सा हम लोग फील ले लेते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, वही वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ जाती है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि तुम्हारा जो दोस्त है, वो दोस्त क्या कर रहा है, कहीं पे जा रहा है और कहीं बीच चौराहे पे जाके वो भुला गया कि रास्ता यहाँ पे जाना किधर है। ठीक है, और वो तुमको कॉल करता है और पूछता है कि हम इस चौराहे पे खड़ा हैं और मुझे इधर जाना है, तो यहाँ से बताओ यहाँ पे किधर जाएं? यहाँ पे चौराहे पे खड़ा है, हम किधर जाना है? ठीक, और तुम बताते हो कि अगर तुम इस चौराहे पे खड़ा हो तो वहां से तुमको 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब तुमको तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, 2 किलोमीटर तुम बता देते हो, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज है कि 2 किलोमीटर जाना किधर है। ठीक, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर के साथ साथ हमको ये भी बताना पड़ेगा कि किधर जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है। ठीक, तो ये भी बताना पड़ेगा कि नॉर्थ में जाना है। 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाओगे तो तुम्हारा जो ये जो जगह है ये आ जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको केवल मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है उनको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले ले, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसको हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, और मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन यहाँ पे फोर्स के नापने के लिए एक यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हम बोले तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, हमसे पूछा जाए तो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो बताएंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। वहां उधर से एक पर्सन खड़ा है और वो भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक, वो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या हम दोनों का जो फोर्स है वो सेम है? सेम नहीं है। हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन वो जो पर्सन है वो फोर्स इधर इधर लगा रहा है, 10 न्यूटन का ही लगा रहा है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक, तो हम दोनों का फोर्स सेम नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर फोर्स सेम होना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा, तब फोर्स सेम होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम अपने एक एक्चुअल चैप्टर पे, मोशन चैप्टर पे आ जाते हैं। तो आ जाते हैं, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझाते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक सड़क बना हुआ है, यहाँ पे एक सड़क बना हुआ है और सड़क के किनारे यहाँ पे हम खड़े हैं, सड़क के किनारे हम खड़े हैं और यहाँ पे एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी है, यहाँ पे एक कार खड़ी है। ठीक है,
कार खड़ी है, ठीक, सड़क है, ये सड़क के किनारे हम खड़े हैं और ये कार है, और कोई आता है और हमसे पूछ लेता है, कोई आता है हमसे पूछ लेता है कि बताओ कि वो कार कितनी दूर है। कोई पूछ ले हमसे कि बताओ वो कार यहाँ पे कितनी दूर है, तो हम बताते हैं कि ये जो कार है, ये कार 2 किलोमीटर दूर है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये जो कार है वो 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसमें कुछ जो बात है वो कुछ अटपटा सा बात लगा कि 2 किलोमीटर दूर है। कहाँ से दूर है? वो हमसे पूछ भी लेता है कि 2 किलोमीटर दूर है, कहाँ से दूर है? ठीक, तो 2 किलोमीटर दूर हम बताना पड़ेगा कि कहाँ से ले रहे हैं, ठीक। तो हम जो बता रहे थे हम बता रहे थे कि यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था, यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था, और इस पेड़ से हम बता रहे थे कि इस पेड़ से ये कार 2 किलोमीटर दूर है, ठीक। इस पेड़ से ये जो कार है वो 2 किलोमीटर दूर है। इस पेड़ का मदद ले रहे हैं और इसके मदद से बता रहे हैं कि ये जो कार है 2 किलोमीटर दूर है, ठीक। तो ये पेड़ क्या हो गया? पेड़ एक ऐसा जगह हो गया, एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां से हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है। तो ये क्या हो गया? ये है रेफरेंस पॉइंट। क्या है? ये हो गया, इसको शॉर्ट में आरपी लिखेंगे। तो ये क्या है? पेड़। पेड़ क्या है? पेड़ है रेफरेंस पॉइंट है। पेड़ क्या है? रेफरेंस पॉइंट है, ठीक। तो रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स्ड जगह होता है, फिक्स्ड प्लेस होता है, या कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है जहां से हम लोग बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहाँ है, ठीक। तो यहां से हम लोग बता रहे थे कि कार कहाँ है, कहाँ कितना दूर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेने के लिए हम लोग पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन हमको मालूम है, नंबर लाइन के बीच में होता है 0 और इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे 5, और इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और कह देते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, और तुमसे पूछते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है, इसका पोजीशन किधर है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, इसका पोजीशन किधर है। तो तुम कहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर दूर है। क्या कहते हो? तुम कहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर दूर है। अगर ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन अगर हम लोग मीटर में ले ले तो, ठीक है। तुम कहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है 3 मीटर दूर है, ठीक। तो आप बता कहां से रहे हो? कहां से बता रहे हो कि 3 मीटर दूर है ये ऑब्जेक्ट? तुम बता रहे हो कि ये जो ओ है, ये जो यहाँ पे 0 है, या ओरिजिन है, यहां से तुम बता रहे हो कि ये 3 मीटर दूर है। ये 1 मीटर हो गया, 0 से 1 मीटर हो गया, 1 से 2 मीटर हो गया, और 2 से 3 यहाँ पे 3 मीटर हो गया। तो तुम बता रहे हो कि ये जो ओरिजिन है यहां से 3 मीटर, यहां से क्या है, 3 मीटर दूर है, ठीक। तो तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पे ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लिया, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लिया, और उस ओरिजिन से बता रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर दूर है, ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर दूर है, ठीक। तो ओरिजिन क्या हुआ? यहाँ पे ओरिजिन ही रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। और ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट का ही दूसरा नाम होता है ओरिजिन। किताबों में लिखा होता है कि रेफरेंस पॉइंट को ही हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन यहाँ पे लिखा होता है, ठीक। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे है, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका अगर पोजीशन बताना हो तो इसका पोजीशन हम इसी ओरिजिन से बताएंगे, इसी रेफरेंस पॉइंट से बताएंगे, और बताएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो -4 मीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे माइनस और प्लस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो -4 मीटर दूर है, इस ओ पॉइंट से -4 मीटर दूर है, ठीक। क्योंकि हम लोग यहाँ पे माइनस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। अगर हम लोग डायरेक्शन लिए होते, इधर का डायरेक्शन लिए होते, तब यहाँ पे माइनस प्लस हमको नहीं बताना होता, लेकिन हम लोग डायरेक्शन लिए ही नहीं, तो यहाँ पे माइनस प्लस हमको बताना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे -4 मीटर दूर है। अगर यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो रहा हो, तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और तुम ऐसा चाह रहे हो कि हम लोग यहाँ पे माइनस के साथ पोजीशन नहीं बताएं, तब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन दोनों का सेम ही हो जाएगा। इसका भी 3 मीटर हो जाएगा, इसका भी 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कंफ्यूजन कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट का बता रहे हैं।
ठीक, तो इसलिए हमको यहाँ पे ये जो है ये बताना पड़ेगा कि ये +3 मीटर दूर है और ये -3 मीटर दूर है। ठीक, तो इसलिए हमको डायरेक्शन यहाँ पे लेना पड़ेगा, डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, तो हमको रेफरेंस पॉइंट हमेशा डायरेक्शन के साथ बताना है कि हमको किधर है और कहाँ है। ठीक, तो हमको बताना पड़ेगा कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से 3 मीटर दूर है नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब -3 मीटर दूर है। ठीक, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड प्लेस और अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? तो रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर वी मेजर पोजीशन, वी मेजर पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख देते हैं, एनी बॉडी। रेफरेंस पॉइंट is a fixed point or object from where we measure position of any object। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया। अब अगला बात कर लेते हैं रेस्ट और मोशन का, कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक सड़क है और सड़क के किनारे यहाँ पे ऐसे हम खड़े हैं और यहाँ पे एक कार है। ठीक है, यहाँ पे एक कार है और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था। ठीक है, और हम कह रहे थे कि ये जो कार है वो 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर थी। तो हम देख रहे हैं इस कार को, हम इस कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हमको मालूम चल रहा है कि ये जो कार है 2 किलोमीटर दूर है, ये कार 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन कुछ समय के बाद देखिए कि ये जो कार है यहां से चल के यहाँ पे आ गई थी। ये कार हम देख रहे हैं कि यहां से चल के यहां पे आ गई थी। ठीक, फिर कुछ समय के बाद देखें और यहां पे जब आ गई थी, यहां पे जब आ गई थी तब इसका पोजीशन बता रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर दूर चली गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कार वहां से यहां पे आ जाती है, ये कार यहां पे आ जाती है और तब इसका पोजीशन बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 10 किलोमीटर दूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है कि ये जो इस पर्सन के हिसाब से, मेरे हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, और हम लोग ये पोजीशन कहां से नाप रहे हैं, इससे नाप रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से, पेड़ से नाप रहे हैं कि इस पेड़ से ये 2 किलोमीटर दूर है, या हम लोग इस पेड़ को हटा दे, इस पेड़ को हटा दे, हम अपने आप को ही रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे अपने मर्जी से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। हम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट बना लिए। ठीक, तो रेफरेंस पॉइंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये जो चीज है ये रेफरेंस पॉइंट ही होगा, हम अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो हम अपने आप को क्या बना लिए, रेफरेंस पॉइंट बना लिए, और हम अपने आप से नाप रहे हैं कि ये हमारे से 2 किलोमीटर दूर है। फिर कुछ समय के बाद देखते हैं तो ये कार यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर चली जाती है, इसका पोजीशन 5 किलोमीटर पे हो जाता है और इसका पोजीशन फिर से 10 किलोमीटर पे हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कार है हमारे हिसाब से, हमारे रेस्पेक्ट में इस कार का जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रहा हो तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे कि मोशन में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज हो रहा हो तो उसको कह देंगे कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोशन में है। अदरवाइज रेस्ट में है, मतलब इसका ठीक उल्टा, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो उसको कह देंगे कि वो रेस्ट में है। मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मोशन यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इन मोशन if it change its position with respect to time and surrounding। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा कि if an object does not change its position with respect to time and surrounding is said to be in rest, said to be at rest। ठीक है, an object is said to be at rest if it does not change its position। ठीक है,
लिख ही देते हैं। मोशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it change its position with respect to time and सराउंडिंग। और इसके जगह हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं। और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not change its position with respect to time and सराउंडिंग। ठीक है, ये हो गया रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन। ये यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। अगर इसको और क्लियर समझना है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हैं, स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ, ठीक, या तुम खड़े हो स्टेशन पे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम यहाँ पे या तुम यहाँ पे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक, और देख रहे हो एक ट्रेन जो है, एक जो ट्रेन है वो ट्रेन यहाँ पे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर जाती जा रही है। ये जो हमारा स्टेशन है, स्टेशन से दूर जाती जा रही है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर तुमसे पोजीशन पूछ ले कि वो ट्रेन का पोजीशन क्या है, तो तुम एक समय बताओगे कि इसका पोजीशन यहाँ पे कुछ 2 किलोमीटर था, और कुछ समय के बाद यहाँ पे बताओगे कि इसका पोजीशन 3 किलोमीटर हो गया, फिर कुछ समय के बाद बताओगे कि इसका पोजीशन 4 किलोमीटर हो गया। तो उस ट्रेन का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होता जा रहा है। उस ट्रेन का पोजीशन लगातार यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर जाती जा रही है, स्टेशन से दूर जाती जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे उस ट्रेन का किस में है, रेस्ट में है या मोशन में है? ट्रेन मोशन में है, ठीक, क्योंकि उसका उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। रेस्ट और मोशन जो है दोनों रिलेटिव टर्म है। और इसको क्यों कहा जाता है ऐसा? रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। अब समझ लेते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म कैसे होता है, दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। ये है अर्थ और ये मान लेते हैं ये है मून। अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे कोई पर्सन है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ये जो पर्सन है उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये पर्सन क्या कहेगा? ये पर्सन कहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। और क्यों कहेगा? क्योंकि इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए कह दिया कि रेस्ट में है। लेकिन वही जो मून पे कोई बैठा इंसान है, ठीक है, मून पे कोई बैठा इंसान है और वो इस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो वो कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। क्या है? मोशन में है। और ऐसा ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अर्थ घूम रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट उसके साथ में घूम रहा है, क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट में लगा हुआ है और उसके साथ यहाँ पे घूम रहा है। तो इसी कारण से इसके हिसाब से इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि वो मोशन में है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होता है। देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट इस पर्सन के लिए रेस्ट में हो गया और इस पर्सन के लिए मोशन में हो गया। एक एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पर्सन के लिए इसको पर्सन ना कह के ऑब्जर्वर कहेंगे। ऑब्जर्वर, ठीक, ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में हो गया और इस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो गया। तो यही सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होता है। ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर एक नया वर्ड आ गया है, इसको भी बता देते हैं। वो जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, ये रोड है और रोड के किनारे यहाँ पे हम खड़े हुए थे और यहाँ पे पेड़ था। ये क्या था? ये था पेड़, ठीक है। और यहाँ पे एक कार खड़ी हुई थी। तो ये इसको हम लोग कह रहे थे कि ये है रेफरेंस पॉइंट,
और ये कह रहा है कि यहां से कितना दूर था, 2 किलोमीटर दूर था। तो ये देख रहा है, ये देख के बता रहा है कि ये यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो कार है 2 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर कौन हो गया, ये हो गया, ये पर्सन ऑब्जर्वर हो गया और ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। तो यही ऑब्जर्वर देख रहा है कि यहां से इस पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट है 2 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो अब ऑब्जर्वर समझ में आ गया होगा, रेफरेंस पॉइंट सब क्लियर है, रेस्ट और मोशन यहाँ पे क्लियर है। रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म क्यों कहते हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर हो। और क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर सेम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, सेम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है किसी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से, और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वही ऑब्जेक्ट मोशन भी हो सकता है। तो इसी कारण से रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म कहा जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये जो लेक्चर है कैसा लगा है। अच्छा लगा तो यहाँ पे इसको कमेंट में लिखिए कि अच्छा लगा है, और भी लेक्चर इससे बनाने हैं, इससे रिलेटेड कि नहीं बनाने हैं, वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।